मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वह बार बार फिसलती है, परंतु प्रयास करने पर वह सफल ज़रूर होती है। सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी सुबह वाली क्लास है और इसमें मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यदि आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लोगो पर क्लिक करें और वहाँ पर जाकर के GS नगरी सर्च करें, या टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए टेलीग्राम के लोगो पर क्लिक करें। और अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगो पर क्लिक करें या सर्च करें वहाँ पर जाके GS नगरी स्टडी ग्रुप, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो करंट है वो है CBSE हैंडबुक्स ऑन साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च्ड बाय HRD। ठीक है, HRD का मतलब मानव विकास तथा संसाधन मंत्रालय। ठीक है, CBSE में एक हैंडबुक वो लोग लाए हैं, यानी CBSE में एक हैंडबुक बच्चों के लिए शुरू की गई है जो किस पर बेस्ड है, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पर जो बच्चों के लिए, जिसको लॉन्च किया है HRD मिनिस्टर ने। ठीक है, HRD मतलब मानव विकास तथा संसाधन मंत्रालय। ठीक है, यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश निशंक हैज़ रिलीज्ड 3 हैंडबुक नेम। ठीक है, यूनियन मतलब केंद्रीय मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं जिनका नाम है निशंक, उन्होंने रिलीज़ की है 3 हैंडबुक जिनका नाम है साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट। ठीक है, जो पहली किताब है उसका नाम है साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट, जो दूसरी किताब है उसका नाम है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मतलब इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उत्कृष्टता। ठीक है, उत्कृष्टता की खोज में। और तीसरी किताब है 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है, मतलब 21वीं शताब्दी का कौशल। 3 किताबें हैं, पहली है साइबर सेफ्टी या हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स, दूसरी किताब है इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो उत्कृष्टता की खोज में, तीसरी है 21st सेंचुरी स्किल्स मतलब 21वीं शताब्दी का कौशल। इसको CBSE में रिलीज़ किया गया है, लॉन्च किया गया है बाय CBSE बेस्ड ऑन अ मेजर टेकन बाय बोर्ड टू अडॉप्ट द वैल्यू बेस्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको CBSE ने अपने में लॉन्च की है 3 किताबें। ये क्यों लॉन्च की है, ये इस नज़र से लॉन्च की है कि वैश्विक स्तर पे जो पढ़ाई हो रही है और जो स्टैंडर्ड है, जो शिक्षा का स्तर है, वैश्विक स्तर पे जो शिक्षा दी जा रही है, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये 3 किताबें CBSE अपने सिलेबस में बच्चों के लिए लेके आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। These books will help the students to adopt the value-based global standard of education। ठीक है, जो 3 किताबें लॉन्च की गई हैं ये मदद करेंगी, ये जो बच्चे हैं CBSE के, उनको वैल्यू मतलब एक स्तर की शिक्षा पाने में, जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है उसको हासिल करने में बच्चों की मदद करेंगी। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल, जिनको मैंने अभी निशंक बताया था, उनको रमेश पोखरियाल उनका नाम है और उनको निशंक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कहाँ पर है, हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, हरिद्वार के उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल जी की निशंक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम्स फ्रॉम लोकल सप्लायर। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। ठीक है, अप्रूव्स का मतलब मंजूरी देना होता है। ठीक है, और प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने खरीद 26 रक्षा के जो शस्त्र हैं उनकी खरीद को मंजूरी दी है कि वो लोकल यानी स्थानीय सप्लायर से खरीदे जा सकेंगे। ठीक है, मतलब रक्षा मंत्रालय ने 26 हथियारों की खरीद के लिए लोकल से, स्थानीय लोगों से मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है डिफेंस प्रोडक्शन का, इसका मतलब रक्षा उत्पादन विभाग जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने और रक्षा उत्पादन विभाग ने ये कोशिश की है, इज़ एन अटेम्प्ट टू फर्दर इनकरेज प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। ठीक है, उन्होंने कोशिश की है और बढ़ावा दिया है लोकल सप्लायर्स को। ठीक है, जो स्थानीय सप्लायर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये मंजूरी दी है कि जो सेना के 26 हथियार हैं वो लोकल सप्लायर से खरीदे जाएंगे। ठीक है, उनको विदेशों से नहीं खरीद करके लोकल सप्लायर से खरीदा जाएगा। टू बूस्ट मेक इन इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू 26 डिफेंस आइटम्स ऑफ 127 ऑलरेडी नोटिफाइड क्लॉज। ठीक है, 26 हथियार जो हैं, 127 जो होने उसमें से 26 हथियारों को खरीदने की लोकल से मंजूरी दे दी है। किसने, रक्षा उत्पादन विभाग ने और रक्षा मंत्रालय ने। क्यों दे दी है, ताकि मेक इन इंडिया के तहत भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाया जा सके और यहाँ के जो लोकल यानी स्थानीय सामान के मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाते हैं स्थान में, स्थानीय लोग हैं जो सामान बनाते हैं, उनको प्रेरणा दी जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है,
ऑफ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017, ठीक है, उनका एक ऑर्डर है जो है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर 2017, जिसमें 127 हथियारों को खरीदने का ऐलान है, उसमें से 26 हथियारों को मंजूरी भारत में ही खरीदने की दे दी गई है, ठीक है, स्थानीय लोगों से भारत में खरीदने की मंजूरी दे दी है। और किसने दे दी है? रक्षा मंत्रालय ने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मतलब रक्षा उत्पादन मंत्रालय, ठीक है, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने मिल करके 26 हथियारों के खरीदने की लोकल सप्लायर से मंजूरी दे दी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है द गवर्नमेंट विल मेक इंडिविजुअल बजटरी प्रोविजन फॉर प्रोक्यूरिंग इंडिया मेड डिफेंस इक्विपमेंट टू हेल्प रिड्यूस एंड डिफेंस इम्पोर्ट बिल एंड बूस्ट द मेक इन इंडिया स्कीम टू मेक इट सक्सेस पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। जो सरकार है वो क्या करेगी, वो इन सारे हथियारों का एक अलग से बजट बनाएगी और उसके प्रोविजंस पास करेगी, ठीक है, ताकि जो भारत में उत्पाद करने वाले हैं, जो हथियारों के उत्पादन की कंपनियां हैं, उनको एक अच्छा सा बजट मिल सके और वो अच्छे से अच्छे हथियार बना सकें। और जिससे क्या होगा कि बाहर से अगर हथियार आएंगे तो उनमें ज़्यादा खर्चा होता है और अगर भारत से ही खरीदे जाएंगे तो उसमें काफ़ी बचत होगी, जिससे कि मेक इन इंडिया के स्कीम के तहत भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और जो कोविड-19 महामारी में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है, ठीक है। इस करंट से निकल के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर का मतलब कि जो रक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वो है राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, ठीक है, राज्य मंत्री कौन है, श्रीपद यासो नायक, ठीक है, राज्य मंत्री हैं श्रीपद यासो नायक। और जो रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो 26 हथियारों को भारत में ही खरीदने का जो मंजूरी मिला है उसको देखते हुए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और भारत में काफ़ी पैसों की बचत होगी। जो उनके पैसे बाहर से हथियार खरीदने में खर्चा होते थे, अब वो पैसे बच जाएंगे और वो कोविड-19 की जो महामारी है इसमें भारत को इस महामारी के बाद की जो सिचुएशन है उससे लड़ने में मदद करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगली करंट है एनटीपीसी एंड ओएनजीसी टू सेटअप जेवीसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, ठीक है। एनटीपीसी आप सब ने नाम सुना होगा एनटीपीसी का, और उसके साथ में ओएनजीसी, इसका फुल फॉर्म मैं अभी आपको बताऊंगी। इन दोनों ने मिल करके जेवीसी एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, किसके लिए बनाया है? अक्षय ऊर्जा के लिए, ठीक है। अक्षय ऊर्जा पे एक बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है, वो जिस प्रोजेक्ट का नाम है जेवीसी, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ लीजिए, एक समझौता ज्ञापन है, ठीक है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हैज़ बीन साइंड बाय एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, ठीक है, मतलब संयुक्त उद्यम कंपनी, ठीक है, अक्षय ऊर्जा के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी ने मिल करके, दोनों ने मिल करके एक समझौता ज्ञापन साइन किया है, इस पे हस्ताक्षर किए हैं। क्यों? टू सेट अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, कि वो एक संयुक्त उद्यम कंपनी खोलेंगे अक्षय ऊर्जा के लिए, ठीक है, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। दिस पार्टनरशिप विल इनेबल बोथ द कंपनीज टू एक्सेलरेट देयर मार्क इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट से ये दोनों कंपनियां इस क्षेत्र में अपने लिए एक नया अवसर देख रही हैं और अपनी बिजनेस में एक नई स्थिरता देखने में कामयाब हो पा रही हैं, ठीक है, इस पार्टनरशिप के तहत। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। एनटीपीसी है, ठीक है, एक कंपनी है एनटीपीसी। अगर इसमें पूछा जाए कौन सी दो कंपनियां हैं जिन्होंने साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अक्षय ऊर्जा के लिए, तो पहली है एनटीपीसी और दूसरी है ये देखिए ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये इस कंपनी का नाम है। इसको हिंदी और इंग्लिश नहीं, ये सिर्फ एक नाम है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता है, आपको वही याद करना पड़ेगा। क्या नाम है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एनटीपीसी और ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। इन दोनों ने मिलकर के जेवीसी, ये देखिए जेवीसी, इसका फुल फॉर्म है जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी का मतलब संयुक्त उद्यम कंपनी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि ये दोनों मिलकर के एक संयुक्त उद्यम कंपनी खोलेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, दोनों को फ़ायदा होगा कि इनका जो कंपनी का एक्सेलरेट करेंगे मार्क इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये दोनों अपनी कंपनी में तेज़ी लाने में सक्षम होंगी अगर एक साथ काम करेंगी, ठीक है, इसलिए इन लोगों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कौन सी दो है? एनटीपीसी और ओएनजीसी।
और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है JVC, मतलब संयुक्त उद्यम कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। With this tie-up, the two companies will explore the setting of offshore wind and other renewable energy project in India. इस टाई-अप के साथ, इस समझौते के साथ ये दोनों कंपनियां जो मिलकर काम करेंगी और ये अक्षम ऊर्जा को और अच्छे से ग्रहण करने में और उससे एनर्जी बनाने में, ऊर्जा बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, और क्या करेंगी, ये ऑफशोर जो हवाएं होती हैं उन पर काम करेंगी और बाकी के जो और प्रोजेक्ट्स हैं अक्षम ऊर्जा बनाने के लिए उनको भी सेटअप करेंगी, ताकि बहुत सारी ऊर्जा ये दोनों कंपनियां बना सकें और बहुत सारा मुनाफा कमा सकें और इस क्षेत्र में अपने लिए एक स्थिरता का अवसर देख सकें। ठीक है, एज वेल एज ओवरसीज दे विल ऑल्सो सीक अपॉर्चुनिटीज इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टोरेज, ई मोबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस कॉम्प्लायंस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों कंपनियां साथ में मिलकर के अवसर देख रही हैं अपने, कहाँ पर कि ये स्टोरेज में भी कि ऊर्जा को नियंत्रित कर लेंगी और अपने पास स्टोर करके भी रख सकती हैं, मोबिलिटी भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये ऊर्जा को भेज भी सकती हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण, सामाजिक और शासन में भी ये अपने लिए एक अच्छा अवसर ढूंढ रही हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत आगे देखते हैं। दिस टाई अप विल इन्हांस NTPC रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन प्रोग्राम एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ONGC इन द रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। ठीक है, इस टाई अप से इन दोनों कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, पहले देखते हैं NTPC को क्या फ़ायदा होगा। NTPC की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है किसी भी ऊर्जा को बनाने की, वो बढ़ जाएगी, वो उससे दुगनी हो सकती है इस प्रोजेक्ट के तहत। और साथ में ONGC को क्या फ़ायदा है, ONGC को जो है इस बिज़नेस में और अच्छा सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, ये लोग इस बिज़नेस में और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, अपने आप को स्थापित कर लेंगे, इसलिए इन दोनों ने एक साथ टाई अप किया है, हस्ताक्षर किए हैं समझौता ज्ञापन पे। इट विल ऑल्सो हेल्प ONGC इन अचीविंग इट्स एम्बिशन ऑफ एडिंग 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर टू इट्स पोर्टफोलियो बाय 2050। इसके साथ ही साथ में ONGC को जो है उसका ONGC का एम्बिशन है, ठीक है, उनका एक टारगेट है कि 10 गीगावाट उनको अक्षय ऊर्जा बनानी है। ठीक है, 2040 तक उन्होंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि उनको 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनानी है। ठीक है, उनको यह टारगेट अब पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस टाई अप से। ठीक है, इस समझौता ज्ञापन से उनको 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की जो पावर है वो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो उनका टारगेट है कि उन्हें पूरी करनी है 10 गीगावाट ऊर्जा 2040 तक। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही, पहला कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC कंपनी जो है उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है और वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है गुरदीप सिंह। ठीक है, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC, ठीक है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, शशि शंकेर। ठीक है, NTPC के हैं गुरदीप सिंह और ONGC के यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शशि शंकर। इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, HRD मिनिस्टर लॉन्चेस इग्नोयूज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी। ठीक है, HRD मिनिस्टर मतलब भारत के मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम है ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम, जो कि हिंदी में है। ठीक है, इग्नोयू यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम, जो कि हिंदी में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इग्नोयूज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल, ठीक है, निशंक। इग्नोयू में जो है इग्नोयू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो कि हिंदी में होगा। उसको लॉन्च किसने किया है, केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ठीक है, कैसे लॉन्च किया है, फेसबुक लाइव से। ठीक है, फेसबुक लाइव ये आए इग्नू की यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर आकर के इन्होंने ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम जो कि हिंदी में होगा उसका मुख्यार्पण किया। ठीक है, मतलब उसको लॉन्च किया। During the launch session, the minister stated that this program will strengthen पढ़े इंडिया ऑनलाइन इनिशिएटिव। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा, निशंक जी ने या श्री रमेश पोखरियाल जी ने, कि इस प्रोग्राम के तहत जो उनका इनिशिएटिव है, जो उनकी पहल है पढ़े इंडिया ऑनलाइन, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और उसको ये प्रोग्राम और ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, कमेंडेड द रोल प्लेड बाय इग्नोयू इन प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन, और उन्होंने इग्नोयू की तारीफ़ भी की कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा अहम हिस्सा अपना बहुत ही अहम हिस्सेदारी कर रहे हैं
भारत में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के उसको बढ़ाने में, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई की बढ़त करने में इग्नोयू बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है सरकार की, और उन्होंने उनकी मदद को सराहा, ठीक है। और उन्होंने यह कहा कि पढ़े इंडिया ऑनलाइन जो भारत सरकार की पहल है उसमें ये जो इग्नोयू का प्रोग्राम है ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम, ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अलॉन्ग विद एमए इन हिंदी, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इग्नोयू की, ये हिंदी में एमए कराने के साथ साथ और भी नए कोर्सेज करवाएगी, ठीक है। इन्होंने उनका भी शुभारंभ किया। वो क्या क्या कोर्सेज हैं? एमए इन गांधी एंड पीस स्टडीज़, ठीक है, गांधी एवं शांति अध्ययन में एमए कराएंगे। बीए इन टूरिज्म स्टडीज़, बीए कराएंगे पर्यटन अध्ययन में। सर्टिफिकेट कोर्स इन अरेबिक, अरबी में सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में भी सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कराएंगे पुस्तकालय एवं सूचना विभाग में। द ऑनलाइन प्रोग्राम विल कॉन्स्टिट्यूट वीडियो एज वेल एज ऑडियो लेक्चर, ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम इनका होगा उसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर भी होंगे और टीचर के ट्यूटोरियल्स भी होंगे, ठीक है। दैट वुड बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एट अ क्लिक ऑन द इग्नोयूज वेबसाइट, जो स्टूडेंट्स को कैसे अवेलेबल होंगे? जैसे ही स्टूडेंट उनकी वेबसाइट पर जाएगा, यानी इग्नोयू की वेबसाइट पर जाएगा और जैसे ही क्लिक करेगा उसको सारे के सारे ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर और ट्यूटोरियल्स सब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, केंद्रीय मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग एक बार। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयात कर, ठीक है, जो भारत में चीज़ें आती हैं बाहर से वो आयात होता है और उन पर जो ड्यूटी लगती है उसका मतलब है आयात कर, ठीक है। आयात कर जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, आयात कर बढ़ा दिया गया है किन सब चीज़ों पे? ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट मतलब हरित ऊर्जा उपकरणों पे 20% आयात कर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और किसने बढ़ाया है? जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने आयात कर बढ़ा दिया है हरित ऊर्जा उपकरणों पे कितना? 20% का, ठीक है, 20% आयात कर बढ़ा दिया गया है। Finance Minister Nirmala Sitharaman has increased the import duty on green energy equipment like cells by 20% in the budget 2020 to 2021, ठीक है। जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जिनका नाम निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब आयात कर बढ़ा दिया है हरित ऊर्जा उपकरणों पे कितना? 20%, ठीक है। 2020 और 2021 के बजट में उन्होंने आयात कर 20% बढ़ा दिया है। आयात कर किस पर? हरित ऊर्जा उपकरणों पे, ठीक है। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। द एम टू ड्राइव लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड लोअरिंग द इम्पोर्ट ऑफ लो क्वालिटी चाइनीज़ इक्विपमेंट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि इससे जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, वो और ज़्यादा चीज़ें बनाएंगी, उनको मुनाफा होगा ज़्यादा। और जो आयात होता है चाइनीज़ लो क्वालिटी मतलब बहुत ही कम स्तर की, बहुत ही बेकार चीज़ों का जो चाइना के इक्विपमेंट आते हैं जो बेहद ही बुरे स्तर के होते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है, वो कम आएंगे, क्योंकि जब आयात कर ज़्यादा लगेगा तो बाहर से चीज़ें कम आएंगी, ठीक है। तो इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्थानीय कंपनियां हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगी, ठीक है, जो मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लोअरिंग द इम्पोर्ट ऑन लो क्वालिटी चाइनीज़ इक्विपमेंट, मैंने अभी बताया कि इससे जो चाइना की लो क्वालिटी चीज़ें आती हैं, बेकार चीज़ें आती हैं चाइना से, वो सब कम आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, करेंटली इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। आज हमारी ये दशा है कि हम तीसरे ऊर्जा के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, ठीक है, हम सबसे बड़े ग्राहक हैं तीसरे नंबर पे एनर्जी ऊर्जा के, यूएस और चाइना के बाद, ठीक है। हमसे पहले बस यूएस और चाइना हैं जो ऊर्जा के ग्राहक हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, हम तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, हम कितना उत्पादन कर सकते हैं ऊर्जा का, वो है 3 गीगावाट, ठीक है, फॉर सोलर सेल। सौर ऊर्जा के जो सेल्स हैं उनसे जो हम उत्पादन कर सकते हैं, अभी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उत्पादन की जो क्षमता है वो 3 गीगावाट की है,
ठीक है। इस करंट से निकल के इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मतलब भारत का वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी। अब आप इसको एक बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, एनर्जी के कंज्यूमर में, एनर्जी का जो ग्राहक है, भारत तीसरे नंबर पे है और यूएस और चाइना भारत के आगे हैं। और भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, 3 गीगावाट है, जो सोलर सेल से होती है। ठीक है, और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं। अगली करंट जो है हमारी वो है लोकसभा पास्ड मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, लोकसभा ने खनिज कानून बिल पास किया है। ठीक है, जो कि संशोधन के बाद पास हुआ है। लोकसभा पास्ड मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मिनरल लॉ मतलब खनिज कानून, ठीक है, अमेंडमेंट मतलब उसमें संशोधन करके वो बिल पास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा हैज पास द मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 विच एम्स टू अमेंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, लोकसभा ने जो खनिज कानून बिल पास किया है वो अमेंडमेंट बिल है, मतलब वो संशोधित बिल है 2020 का, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वो संशोधन करेगा खानों और खनिजों में। ठीक है, माइंस मतलब खान और मिनरल्स मतलब खनिज। ठीक है, खान और खनिजों में संशोधन करेगा यह बिल। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन मतलब उनके विकास और विनियम में संशोधन करेगा। ठीक है, 1957 में जो हुआ था अलॉन्ग विथ कोल माइंस। ठीक है, जो कोयले की खदान है, ठीक है, उनके साथ ही साथ में उनके बिल में भी संशोधन हुआ है। स्पेशल प्रोविजन एक्ट, उनको एक विशेष रूप से प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जो कोयले की खदानें हैं उनको विशेष रूप से इस बिल में प्रावधान दिया गया है 2015 एक्ट के तहत। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लोकसभा ने एक मिनरल बिल पास किया है। ठीक है, जिसको संशोधन के बाद पास किया गया है, मतलब एक खनिज कानून बिल पास किया गया है संशोधन के बाद 2020 में, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वो माइंस और मिनरल्स मतलब खान और खनिजों में अमेंड करेगा, उनका जो बिल है, उनकी सुविधाएं हैं, उनको बिल को संशोधित करेगा। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है, उनके विकास और विनियम में संशोधन करेगा एक्ट 1957 में। और कोल माइंस का मतलब कोयला खदान में स्पेशल प्रोविजन, और जो कोयला खदानें हैं उनको विशेष प्रावधान देगा। ठीक है, एक्ट 2015 के तहत, मतलब खानों और खनिजों को एक्ट 1957 के तहत प्रावधान देगा, और विशेष प्रावधान किसके लिए है, कोयला खदानों के लिए, एक्ट 2015 के तहत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कमर्शियल माइनिंग विल कम्प्लीटली बी ओपन इन द कोल सेक्टर बाय दिस बिल। ठीक है, कमर्शियल माइनिंग मतलब पूरी तरह से जो कोयले खदान की जो कमर्शियल माइनिंग होती है, ठीक है, वो पूरी तरह से खुली रहेगी कोयले खदान के लिए। ठीक है, माइनिंग जो है मतलब जो खानों में माइनिंग होती है, खुदाई होती है, वो पूरी तरह से खुली रहेगी कोयले खदान के लिए। अंदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस बिल इज़ दैट इट मीन्स टू रिमूव एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस टू पार्टिसिपेट इन कोल माइन ऑक्शन। ठीक है, दूसरी मेन चीज़ इस बिल से जो आती है संशोधन करने के बाद इस बिल में क्या डाली गई है कि ये प्रतिबंधों को हटाएगा कि जो कोयला खदानें हैं और जो खाने हैं वो अपने ऊपर जो अंत प्रतिबंध हैं उनका उपयोग करके कोयला खदान की नीलामी में अच्छे से भाग ले पाएंगी। ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, मतलब अंत प्रतिबंधों का उपयोग करके जो खाने हैं और कोयला की खदानें हैं वो नीलामी में पूरी तरह से भाग ले पाएंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो इस करंट से निकल के एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, 543 सीटें हैं लोकसभा में। मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इम्पॉर्टेंट देख लीजिए ये है कि इस बिल से क्या अमेंड आया है कि वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब अंत प्रतिबंध जो थे वो हटा दिए गए हैं कि इनके अंत का जो प्रतिबंध था, ठीक है, वो हटा दिया गया है, जिससे क्या होगा, जो कोयला खदान है वो नीलामी में भाग ले पाएंगी। ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन कोल माइन ऑक्शन। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है 543 सीटें होती हैं लोकसभा में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट इन द वर्ल्ड। ठीक है, भारत जो है विश्व का दूसरा, ठीक है, PPE का निर्माण करने वाला दूसरा देश बन गया है। पूरे विश्व में दूसरा देश है जो PPE की किटें सबसे ज़्यादा बनाता है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे भारत बनाने लगा है। ठीक है, इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है PPE किट का निर्माण करने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इसकी कोई हिंदी नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही याद करनी पड़ती है, उसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता है। इसी तरह से पीपीई किट भी है, पीपीई किट का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, देख लीजिए, ठीक है। इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर है पीपीई किट के निर्माण में पूरे विश्व में, फॉलोइंग चाइना, नंबर 1 पे चाइना है, विच इज़ करेंटली लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी चाइना विश्व में सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा पीपीई किट बना रहा है, उसके बाद भारत अब बनाने लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 2.06 लाख पीपीई किट एवरी डे विच इज़ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। अभी इस वक्त मतलब एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो कितनी किट बना रहा है पीपीई की? 2.6 लाख, ठीक है। हर दिन इंडिया में, भारत में 2.6 लाख पीपीई किट बनती है, जो कि हमारे भारत की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, हमारे भारत की, हमारे देश की सबसे ज़्यादा क्षमता है। 2.6 लाख पीपीई किट यहाँ पर भारत में रोज़ बन रही हैं। इफ़ वी टेक एन एवरेज, अगर हम रोज़ का एवरेज निकालें तो भारत में हर दिन जो है 1 लाख किट बन रही हैं, ठीक है। अब पीपीई किट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ शू कवर। अब देखिए पीपीई किट में होता क्या है, शू कवर होता है, मतलब जूते के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, वो होता है। दस्ताने होते हैं, आई शील्ड होता है, मतलब आँखों के आगे लगाने वाली एक शील्ड आती है, वो होती है, मास्क होता है और साथ में गाउन होता है। द डेटा गिवन वॉज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये जो डेटा दिया गया है ये किसने दिया है? भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है, ठीक है। मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में रोज़ 2.6 लाख पीपीई किट बन रही हैं, जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और अगर एवरेज देखें भारत में तो रोज़ 1 लाख किट बनती है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है? शू कवर होता है, ग्लव होते हैं, आई शील्ड होता है, मास्क होता है, गाउन होता है। मतलब शू कवर का मतलब जूते के ऊपर पहनने वाला कवर, ग्लव्स दस्ताने, आई शील्ड मतलब आँखों के आगे लगाने वाला, मास्क आप जानते होंगे, गाउन का मतलब जो कोट पहना जाता है और नीचे पैंट है, वो पूरा गाउन एक होता है, ठीक है, उसको पहना जाता है। और ये डेटा किसने दिया है? ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें आ रही हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है उसके मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है? चांदनी चौक दिल्ली में, ठीक है। चांदनी चौक दिल्ली में इसका ऑफिस स्थित है और इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। किसके? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी और इसका मुख्यालय चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑन द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है क्या, ठीक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक दवा है जो बेसिकली मरीज़ों को दी जाती है जब कोई भी किसी भी इंसान को मलेरिया हो जाता है, ठीक है, तब ये दवा दी जाती है। और आजकल ही न्यूज़ में बहुत है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो अगर हम कोरोना पीड़ित मरीज़ को देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर जो भारत की मेडिकल रिसर्च की एक टीम है उसने एक दूसरी एडवाइजरी जारी की है अपनी, ठीक है, कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में उसने एक अपनी एडवाइजरी जारी की है, ठीक है। अब आते हैं वापस अपनी करंट पे। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑन यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है। भारत की जो मेडिकल रिसर्च की काउंसिल है, ठीक है, मतलब जो स्वास्थ्य पर शोध करती है, स्वास्थ्य के दवाओं पर शोध करती है और मानव शरीर पर शोध करती है, उसने एक नई एडवाइजरी जारी की है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है उसके इस्तेमाल पर। देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ICMR भी बोलते हैं। जब आप न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो टीवी पर ज़्यादातर ICMR ही आता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ठीक है, मतलब ICMR हैज़ रिवाइज्ड एडवाइजरी ऑन यूज़ ऑफ HCQ। HCQ जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को शॉर्ट फॉर्म में HCQ बोला जाता है। देखिए ये वाली जो करंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खोल के और आंखें खोल के, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल टर्म्स रिलेटेड हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा जो लोग डॉक्टरी पढ़े होंगे या फिर बायो लिए होंगे उनको जल्दी समझ में आएगी, लेकिन अगर आप मैथ्स से हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा दिमाग खोल के और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICMR, ठीक है, ये एक रिसर्च है, ये काउंसिल है जो क्या करती है, जो शोध करती है, ठीक है, मानव
शरीर पे शोध करती है, जो दवाइयाँ हैं उन पे शोध करती है, इसने एक एडवाइजरी दी है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो दवा जो मलेरिया के लिए खाई जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है HCQ। ठीक है, यहाँ पर जो HCQ लिखा है इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जब आप हिंदू देखेंगे तो वहाँ पर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ पर आपको सिर्फ HCQ लिखा दिखाई देगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये HCQ क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, ऑन 23 मई 2020, ठीक है, ICMR ने अपनी एक नई एडवाइजरी जारी की है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर। कब जारी की है? 23 मई 2020 को। ठीक है, एज पर द न्यू एडवाइजरी, देखते हैं उस एडवाइजरी में क्या है। द HCQ इज़ ओनली परमिटेड एंड शुड ओनली बी गिवन ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है उसको आप अपने मन से ना लें कि अगर मुझे कोरोना हो गया या होने वाला है या हो जाएगा तो उस डर से आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा खाते हैं, तो आप उसको ना खाएं। आप उसको तभी खाएं जब आपको वो कोई डॉक्टर एडवाइस करे या आपको वो परामर्श दे। ठीक है, चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सेवन करें। ठीक है, ये एडवाइजरी आई है ICMR से HCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के। ठीक है, कब आई है? 23 मई 2020 को। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 न्यू कैटेगरीज हैज़ बीन इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें 3 नई कैटेगरी यूज़ की गई हैं, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया, इसी में जोड़ दिया गया है। टू हुम HCQ शैल बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, कि 3 नई कैटेगरी डाली गई हैं इसमें कि किसको किसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एज प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होता है कि मतलब अगर आपको तुरंत का तुरंत खाना है या फिर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किस किस कंडीशन में खानी चाहिए। पहला तो एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ वर्कर हैं जैसे नर्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, ठीक है, इन लोगों को खानी चाहिए। एसिम्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स मतलब जो सबसे आगे खड़े होके काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो एसिम्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड इन कंटेनमेंट जोन मतलब वो ये कंटेनमेंट जोन वो जोन होती है जहाँ पर कोरोना के मरीज़ पाए जाते हैं। पैरामिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल, जो मिलिट्री की फोर्सेस हैं, जो सेना के जवान तैनात हैं और जो पुलिस तैनात है, उन सबको खाने की ये सलाह दी गई है। ठीक है, जो नई एडवाइजरी आई है उसमें इन लोगों को खाने की सलाह दी गई है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। इसमें कुछ टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं जैसे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर, एसिम्टोमेटिक, ठीक है, कंटेनमेंट जोन। अगर आपको इनको डिटेल में जानना है तो आप हमें अलग से मैसेज करिएगा, हम आपको वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आपको समझना है और डिटेल में जाना है तो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 3 जो कैटेगरी बनाई गई हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले तो एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर मतलब जैसे हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, फ्रंट लाइन में जो वार्ड बॉयज़ हैं, ठीक है, जो जांच करते हैं, थर्मल स्कैनिंग करते हैं, वो सब आते हैं। और कंटेनमेंट जोन में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, जो एरिया कंटेनमेंट का है मतलब जहाँ पर कोरोना के मरीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, पैरामिलिट्री यानी हमारे जो अर्ध सैनिक हैं और पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिसकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं कोरोना महामारी के वक्त। ठीक है, इन सभी को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाने की सलाह दी गई है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, व्हाट इज़ ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज। ठीक है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज क्या चीज़ है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। द ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज वो साइंड इन 2002। ठीक है, ये जो संधि है ओपन स्काई संधि, ये कब इस पर हस्ताक्षर किए गए थे? सन 2002 में। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड रिसेंटली US प्रेसिडेंट मतलब जो US के मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिनके बारे में आजकल हम सभी जानते हैं, हैज़ अनाउंस दैट USA इज़ टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी अक्यूजिंग दैट रशिया हैज़ नॉट स्टक टू इट्स पार्ट ऑन द डील। ठीक है, ये जो स्काई ऑन ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज, ये ओपन स्काईज वाली जो संधि हुई थी ये अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी। ठीक है, ये आप जान लीजिए, यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि ये जो संधि हुई थी ये अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी। कब हुई थी? सन 2002 में। ठीक है, रिसेंटली अभी जो US के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अभी यह घोषणा की है कि जो USA है, ठीक है, वो इस ट्रीटी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब वो इस ट्रीटी के हिसाब से काम नहीं करेगा, अब वो इस संधि को नहीं मानते। उन्होंने इसका क्या रीज़न दिया? इसका यह रीज़न दिया कि जो रशिया है वो इस ट्रीटी के हिसाब से इस
जो डील हुई थी इन दोनों देशों के बीच में उस पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ट्रीटी ऑन ओपन स्काईज ये किसके बीच में हुई थी? रशिया और यूएसए के बीच में हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो यूएसए है वो इस संधि को नहीं मानेगा, क्योंकि रशिया इसके जो डील में ऑप्शंस थे, मतलब जो इसमें चीज़ें थी डील को मानने से, जब रशिया उससे स्टक नहीं कर रहा है, मतलब वो चीज़ें नहीं कर रहा है जो डील में दी हुई थी, तो इसलिए यूएसए भी अब उस डील के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज़ द थर्ड इंटरनेशनल आर्म पैक्ट इन लाइन फ्रॉम विच द यूएस हैज़ पुल्ड आउट। ठीक है, ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें से अमेरिका जो है वो खुद को बाहर निकाल रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, मतलब इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप 2 संधियों से अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं या फिर उन 2 संधियों को नष्ट कर चुके हैं। ठीक है, तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे यूएस जो है वो बाहर आ रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। द ट्रीटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय 34 मेंबर ऑन एन एरियल सर्विलांस सिस्टम फॉर द पार्टिसिपेंट। ये जो संधि थी ये इसमें 34 मेंबरों ने हिस्सा लिया था, इसमें 34 सदस्य थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें क्या हुआ था? एरियल सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, ये किस पर संधि हुई थी? एरियल सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, जो हवा में सर्विलांस लगाया जाता है, इसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन सब 34 सदस्यों ने मिल करके ये संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि किस पे बेस्ड थी? एरियल सर्विलांस सिस्टम पे। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, आपको डाउनलोड करनी है, तो आप नीचे लिंक में जा कर के वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।